गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में यूनिट 4 में आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, इन्वायरमेंटल सेगमेंट एज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ें होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सभी पे हम अलग अलग बात करेंगे। इसलिए ये अलग अलग कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। और पहले तो हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट एक इंसान के लिए उसका इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। इटाइमोलॉजिकली इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। मतलब जो एक मनुष्य है उस अगर देखें उसके तो कुछ बायोटिक चीज़ें उसको बहुत सी घेरी रहती हैं और बहुत सी एबायोटिक चीज़ें उसको घेरे रहती हैं। यानी उसकी सराउंडिंग्स में, उसके वातावरण में, उसके चारों ओर कौन कौन सी चीज़ें वो देखता है या वो उसके सामने मौजूद होती हैं या उनका इफ़ेक्ट होता है उस पर, वो सारी जो उसके चारों ओर उसको घेरी हुई हैं वो उसकी सराउंडिंग होती है। ऐसे ही वातावरण का मतलब भी यही होता है, सराउंडिंग का मतलब भी यही होता है कि उसके चारों ओर की चीज़ें, एनवायरनमेंट उसका क्या है। तो इन्वायरमेंट जो है उसका बायोटिक भी हो सकता है, ये बायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक चीज़ों में जैसे हम देखेंगे तो फूड आ गया, सनलाइट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बहुत सी चीज़ें आती हैं, डार्कनेस भी आती है। सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में वो भौतिक होती हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह सब चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है वो एबायोटिक में आएंगी। जो लिविंग है जैसे कि आपका वेजिटेबल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जितने क्रिएचर हैं वो सब उसके ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक इंसान को चारों ओर से घेरी रहती हैं उसका इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे कि इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप इन ए कंटिन्यूइंग स्टेज ऑफ चेंजेस। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट हमारा वातावरण मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुआयामी प्रणाली है एक, जो कि बहुत जटिल है। और ये जटिल क्यों है? क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से, लिविंग नॉन लिविंग, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। हर चीज़ का एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, एक से संबंध है। और वो लगातार बदलती रहती हैं परिस्थितियाँ। ये आप इन्वायरमेंट का पहला डेफिनेशन है। और ये आप ऐसे ही बहुत से डेफिनेशंस लोगों ने, साइंटिस्ट ने दिए। और इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में बहुत से लोगों ने अपने मत दिए उसके बारे में। तो क्लास हम नेक्स्ट भी देखेंगे। इट इज़ इन टोटलिटी ऑफ ऑल सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल और केमिकल इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली दैट कंपोज ऑफ नेचर, द नेचर एंड मैन मेड सराउंडिंग। अब जो है इसमें क्या है, संपूर्णता से ऑल सोशल, सारी सामाजिक, जैविक, भौतिक और रासायनिक, व्यक्तिगत और साथ साथ कलेक्टिवली, मतलब सबको साथ में जोड़ भी दिया जाए तो वो कंपोज करता है नेचर को, प्रकृति को ये बनाता है ये सारी चीज़ें। एंड मैन मेड सराउंडिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। मैन मेड सराउंडिंग क्या हो गई बच्चों? जैसे कि हमारा देखा जाए कि जो इंसान ने आविष्कार करके अपनी नई सराउंडिंग, अपनी नए जो वातावरण को तैयार किया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कई फैक्ट्रीज़ आ जाएंगी, कई आपके डैम्स आ जाएंगे, कई परिवहन सिस्टम है जो उन्होंने इंसानों के द्वारा ही तो वो सराउंडिंग बनाई हुई हैं।
ये सारी चीज़ें टोटलिटी में ली जाए तो वो इन्वायरमेंट बनती हैं। अब इसमें इन्वायरमेंट इज़ ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड एज इट फंक्शन एट एनी टाइम with a multitude of special elemental and socio-economic system distinguished by quality and attribute of space and made of behavior of biotic and abiotic forms. इन्वायरमेंट जो है संपूर्ण एक दिखाई देता है, संसार पूरा इसमें इन्वॉल्व होता है। इसकी फंक्शनिंग माने इसकी क्रियात्मकता किसी भी समय आप देखें तो जैसे कि या तो वो सारे एक होल में देखा जाए, मल्टीट्यूड में देखा जाए, या एक स्पेशल एलिमेंटल फॉर्म में देखा जाए, और इसकी संपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिस्टम को देखा जाए, मतलब व्यवस्था को देखा जाए, प्रणाली को देखा जाए, वो एक दूसरे से क्वालिटी और एट्रीब्यूट में अलग हैं। मतलब कि विशेषताओं और गुणों में ये एक दूसरे से अलग हैं, सारे एलिमेंट एक दूसरे से इस इन्वायरमेंट में जितने भी हैं। और पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेस पे जो भी जहाँ पाया जाता है वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और मोड ऑफ बिहेवियर, कैसे वो फंक्शनिंग कर रहे हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो, वो मोड ऑफ बिहेवियर सबका ही डिफरेंट है। मतलब कैसे वो व्यवहार आता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे वो काम आता है, ये सभी चीज़ उसकी अलग होती हैं। ये हमारा एनवायरनमेंट जैसे कि हुआ कि उसमें भौतिक चीज़ें भी आती हैं, जैविक चीज़ें भी आती हैं, रासायनिक चीज़ें, सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड रहती हैं इस इन्वायरमेंट में। भौतिक और जैविक चीज़ों में हमारा ज़्यादातर ये सब कंपोनेंट हमको विजिबल होते हैं। रासायनिक चीज़ें हमको ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं, तो हम उनको ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये प्रूफ हुई है कि ये सब घटनाएं होती रहती हैं हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में, हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भी हमारे वातावरण का हिस्सा हैं, तो इनको भी हमें समझना चाहिए कि ये भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होते हैं। तभी तो एसिड रेन होती है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और जिससे कि एसिड रेन बन रहा है। कहीं कैसे पोल्यूशन बन रहा है वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन पोल्यूशन तो हो रहा है एमिशन से, व्हीकल्स के और बहुत सी चीज़ों से। इस तरह से वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो हमें अपने वातावरण को अच्छी चीज़ों से प्रभावित करना है, ना कि बुरी चीज़ों से प्रभावित करना है। उसको अच्छा बनाना है हमें अपने सराउंडिंग को। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ वेयर इन मैन इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हिज इन्वायरमेंट। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो प्रस्तुत करता क्या, इन्वायरमेंट ज़्यादातर प्रस्तुत करता है फिजिकल को, बहुत कंपोनेंट्स को। फिजिकल कंपोनेंट जो है हमारे ज़्यादातर, वो भौतिक कंपोनेंट किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है जो पृथ्वी पर हैं, वो मनुष्य की क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान अपने भौतिक वातावरण के लिए। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे। जैसे कि आप ये डेफिनेशंस हैं, कुछ देखते हैं। इन्वायरमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल or chemical factor which constitute the surrounding of man, who is both creator and molder of his environment। इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंट जो है, हमारा पर्यावरण है, वो एक पूरा टोटल है, मतलब पूरा एक पूरे उसको सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, बायोलॉजिकल, जैविक, फिजिकल, भौतिक और केमिकल माने रासायनिक फैक्टर, कारकों का, जो कि हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं।
और मैन के मतलब एक इंसान के, हु इज़ बोथ, मैन क्या है, क्रिएटर है इस इन्वायरमेंट का। अगर वो चाहे तो अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा भी रख सकता है और जीने योग्य बना सकता है, और यह मोल्ड कर सकता है अपने इन्वायरमेंट को, वो इंसान जो है अपनी क्रियाकलापों से। सेकेंड डेफिनेशन, इन्वायरमेंट रिफर टू द सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड मैन एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर एक इंसान उस समय मौजूद है, उस समय में, और उस स्थान पर, उस इन्वायरमेंट, उसके चारों ओर जितनी भी चीज़ें, कंडीशन है, अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, और जो उसको पूरी तरह से घेर रही हैं, उसको इन्वायरमेंट कहा जाएगा। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये जो एनवायरनमेंट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड मैन एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ये सीसी पार्क ने दी थी 1980 में। ए ग्रेडी ने 1984 में डेफिनेशन दी थी इन्वायरमेंट की। इसमें इन्वायरमेंट इज़ द representative physical component of the earth wherein man is the important factor influencing his environment। ये जो है एजी ग्रैडी ने दी थी। इनके अनुसार इन्वायरमेंट जो है वातावरण प्रस्तुत करता है सभी वो जो भौतिक जो हैं कंपोनेंट, तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिसमें कि मैन जो इंसान जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो ही इस इन्वायरमेंट को प्रभावित भी करता है। और इसी तरह से एक और डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट इज़ ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड एज इट फंक्शन एट एनी टाइम with a multitude and special element and social economic system distinguished by quality and attribute of space and mode of behavior of biotic and abiotic forms। इनके अनुसार देखा जाए तो वातावरण जो है पूरा एक संपूर्ण दिखाई देने वाले जो अर्थ पे जो भी संसार में है चीज़ें, और जो वो इसी समय क्रियाएं भी कर रही हैं सारी चीज़ें, और वो अगर हम एक साथ देखें तो वो भीड़ हो जाएगी, उसकी क्रियाओं की बहुत ढेर सारी अधिकता हो जाएगी। और या उस क्रियाओं में एक स्पेशल एलिमेंट्स हैं, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी देखें और उनके सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को भी देखें, वो जो है सारी क्रियाओं, सभी एलिमेंट्स जो इतनी ढेर सारी क्रियाएं हो रही हैं संसार में, उसमें हर एक क्रिया एक दूसरे से जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से या हर तरह से डिफरेंट है दूसरी क्रिया से। और कैसे डिफरेंट है? उसकी गुणों से और उसकी जो विशेषताओं से वो संसार में हर एक एलिमेंट जो है, हर एक तत्व जो है दूसरे तत्व से अलग है। और वो जो चाहे वो भौतिक तत्व हो चाहे वो जैविक तत्व हो, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कंपोनेंट सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए हमारे जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इसके जो घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं। एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना भी पानी है उसके अध्ययन होता है उसके अंदर हाइड्रोस्फीयर में। लिथोस्फीयर मतलब भूमि के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। और बायोस्फीयर में जो भी जैविक तत्व हैं उनका अध्ययन होता है। जैविक में वनस्पतियाँ भी आ जाएंगी और जीव जंतु सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके घटकों में से सबसे पहले एटमॉस्फेयर लेंगे स्टूडेंट्स। एटमॉस्फेयर जो है, देखिए सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर लेंगे, ये क्या है एटमॉस्फेयर?
जब हम पृथ्वी पे खड़े होते हैं तो हम या पृथ्वी को हम देखें पूरा, तो उसके चारों ओर ऐसा वायुमंडल, गैस का एक पूरा एक गैस से सराउंडेड होता है हमारा पूरा वातावरण। पृथ्वी को गैस की एक चद्दर होती है पूरी, वो जो कि कई स्तर की होती है। वो चद्दर नहीं, ब्लैंकेट समझिए कि वो कई लेयर्स की होती है। ब्लैंकेट मतलब कंबल, जो कि कई लेयर हैं उसमें, और वो गैस की बनी हुई है, वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का। ये एटमॉस्फेयर बहुत हेल्पफुल रहता है हमें बाहरी जो सौरमंडल में जो कुछ, अगर कुछ उल्कापात या कुछ भी हो जाता है तो उनसे हमारे पृथ्वी को बचाती हैं ये एटमॉस्फेयर हमारे। और सूर्य की रोशनी और जो हानिकारक रेस है उससे ओजोन लेयर हमें बचाता है। तो ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है हमारे पृथ्वी पे जीवन को कंटिन्यू रखने के लिए। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 2000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है बच्चों? अगर हम अपने पृथ्वी के लेवल से देखें तो वो वायुमंडल में 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, while minor components are argon, carbon dioxide and other trace gases। अब हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं बच्चों। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं 21% होता है, और उसके बाद माइनर गैसेस जो हमारी हैं, माइनर कंपोनेंट्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सम ट्रेस गैसेस भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो आप लोग ये सब तो जानते ही हैं, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज़ें। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम देखेंगे, क्या संरचना है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो बच्चों जो है हमारे एटमॉस्फेयर जो है सिर्फ वो एक ही लेयर में नहीं होता है। जैसा हमने बताया चद्दर है, नहीं कंबल है, कई उसमें लेयर्स हैं। तो ये लेयर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो पृथ्वी इसके एकदम नज़दीक होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम सारे जीव जंतु हैं, सांस लेते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं, ये ट्रोपोस्फियर में करते हैं। ये बच्चों ये कहाँ तक फैला होता है? 0 to 10 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हम नेक्स्ट और हायर लेवल पे जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर अबव होता है पृथ्वी से। नेक्स्ट हमारा तीसरा मीजोस्फियर आता है बच्चों, जो कि 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर, मतलब और अबव पृथ्वी के स्तर से, पृथ्वी के लेवल से। मीजोस्फियर के पास थर्मोस्फियर आता है जो कि 100 to 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा एक्सोस्फियर आता है जो कि 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है। स्टूडेंट सबसे पहले अब हम एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे, जिसमें सारे हमारा जीव जंतु पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, और इसी एटमॉस्फेयर में हम लोग सभी लोग जीवित हैं। इसके बारे में बात करेंगे। 70% ऑफ एटमॉस्फेयर मास, मतलब हमारा जो है 70% जो है एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा ये 70% होता है ट्रोपोस्फियर। इट लाइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इसको लिया, इसकी ऊंचाई है। इसकी डेंसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? डेंसिटी जो है इसकी डिक्रीज विथ
एल्टीट्यूड, जो जो हम ऊंचाई पे जाते हैं किसी एयरक्राफ्ट के द्वारा या किसी लिफ्ट के द्वारा जाएं, तो हम देखेंगे धीरे धीरे उसका जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे डेंसिटी घनत्व गिरता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और इसकी कोल्ड लेयर कहाँ से बच्चों कितनी होती है? द कोल्ड लेयर 56 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फियर जो है सब वो 56 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि सबसे स्फीयर जो है हमारा उसकी सबसे ऊंचाई पर, जैसे 10 किलोमीटर के पास, विच शोज द टेम्परेचर इन्वर्जन, वो वहाँ पर टेम्परेचर बदल जाता है, ठंडा होने लगता है। दैट इज ए निगेटिव द पॉजिटिव लैप्स रेट। अब स्टूडेंट्स लैप्स रेट देखिए, लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट इज द रेट एट विच टेम्परेचर चेंजेस विथ हाइट इन द एटमॉस्फेयर। लैप्स रेट वो होती है जब टेम्परेचर जो है बदलने लगता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की ऊंचाइयों पे जाते हैं तैसे तैसे टेम्परेचर बदलने लगता है। उसको हम लैप्स रेट से नापते हैं स्टूडेंट्स। तो लैप्स रेट जो है इसका क्या होता है? जब दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, ठीक है, which shows a temperature inversion that is negative to positive lapse rate is known as tropopause। ट्रोपोपॉज में ये स्थिति आती है जब नेगेटिव टू पॉजिटिव लैप्स रेट हो जाता है। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स। अब जो जहाँ सबसे निचला स्तर है 0 किलोमीटर से, मान लीजिए 2-3 किलोमीटर और ले लीजिए, तो वहाँ पर जीव जंतु अपना जीवन बिताते हैं उस एरिया में। उस एरिया में बहुत से जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, सब जीवित जितने भी जीवन इसी स्तर पे संभव हो पाता है। तो स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पर होता है स्टूडेंट्स। यहाँ हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं या कभी कभी कम भी चलती हैं और बादल बनते हैं, इसी ट्रोपोस्फियर पे होता है। ये लेयर जो है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? 78% नाइट्रोजन इसमें है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन है, 1% ऑर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.0018% नियॉन भी पाया जाता है एंड 0.0000524% हीलियम, 0.0002% ऑफ मीथेन and other gases such as krypton, nitrous oxide। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारे जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, इसका लेवल भी कंट्रोल करना होता है। हाइड्रोजन, जिनॉन एंड ओजोन, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती हैं। ओजोन लेयर तो ऐसे तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी उसका पूरा लेयर होता है, लेकिन ये कुछ थोड़ी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में भी पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे तो मोस्ट कन्वेंशनल एविएशन एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। मतलब इसी स्तर पे हमारा एविएशन जो हम वायुयान की सेवाएं होती हैं वो सब भी इसी ट्रोपोस्फियर में ही होती रहती हैं। 10 किलोमीटर के अंदर जो है एयरक्राफ्ट सेवाएं हैं जो सारी इसी लेयर में होती हैं एंड इट इज़ द ओनली लेयर दैट कैन बी एक्सेस बाय प्रोपेलर ड्राइव एंड एयरक्राफ्ट्स वगैरह जैसे जितने भी हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये इसी लेयर में होता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे एटमॉस्फेयर में सेकेंड लेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर में सेकेंड लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर इट एक्सटेंड्स बिटवीन एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक होता है स्टूडेंट्स? ये होता है
10 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की रेंज में। इट इज़ 50 किलोमीटर थिक, मतलब आप 60 to 10 में देखेंगे तो 50 किलोमीटर के एरिया हुआ ना, ये उसका फैलाव यहाँ तक है, थिक। ए लेयर ऑफ सल्फेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेन। ये इसमें सल्फेट की भी लेयर पाई जाती है जो कि बारिश के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, वो इसी लेयर में पाई जाती हैं। इट आल्सो कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन, और इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती हैं जो कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नहीं तो उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसर पैदा हो सकता है। ये लेयर इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओजोन इज फॉर्म थ्रू ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको हमने पढ़ाया था ना पिछले सेकेंड यूनिट में था हमारा, और थर्ड यूनिट में भी था ये। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आप लोगों को हमने पढ़ाया था, कैसे सन की रेज हेल्प करती हैं रिएक्शन में, और फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारा फोटोसिंथेसिस में भी होता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से हमने समझाया था, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें कि ये ओजोन कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है बच्चों, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, तो ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए जो है अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल होता है, तो वो ब्रेक होती हैं, ऑक्सीजन उससे ब्रेक हो जाती हैं अपने इंडिविजुअल एटम में, और एक एटम ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। द एटॉमिक ऑक्सीजन कम्बाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन इज फॉर्म्ड। अब इसका रिएक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स। O2 प्लस HV इज इक्वल टू 2O, सॉरी, ये जो है ऑक्सीजन जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मतलब स्प्लिट कर देती है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो है डायटोमिक अपने स्टेट में होता है, तो वो एक सिंगल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। द स्ट्रेटोपॉज सेपरेट द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम मीजोस्फीयर। जो है स्ट्रेटोपॉज जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर को अलग अलग करता है। स्ट्रेटोस्फीयर इज द हाईएस्ट लेयर दैट कैन बी एक्सेस बाय जेट पावर एयरक्राफ्ट। इसी ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है जेट पावर एयरक्राफ्ट के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। इससे ज़्यादा ऊंचाई इंसान नहीं, बगैर रॉकेट की सहायता से इंसान इससे ज़्यादा नहीं ऊंचा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा मीजोस्फीयर है, और उसके बाद हमारा थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर है। तो ये अभी नेक्स्ट क्लास में हमको लग रहा है इसको ख़त्म करेंगे। मीजोस्फीयर हम लोग और देख लेते हैं। इट एक्सटेंड बिटवीन एल्टीट्यूड ऑफ 60 to 100 किलोमीटर्स। अब इसके स्ट्रेटोस्फीयर के बाद हमारा आ जाता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स? 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर था। मीजोस्फीयर में लैप्स रेट कितना होता है? नेगेटिव होता है स्टूडेंट। लैप्स रेट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर रीच्ड मिनिमम ऑफ -95 डिग्री। इस लेयर में टेम्परेचर कहाँ तक डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स? 95 डिग्री। -95 तो बहुत कम होता है डिग्री सेल्सियस तक। द मीजोपॉज सेपरेट द मीजोस्फीयर फ्रॉम थर्मोस्फीयर। इसके बाद जो है ये जो है मीजोपॉज एक फेज़ होता है उस बीच में जो कि सेपरेट करता है मीजोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से, क्योंकि इसका नेक्स्ट फेज है। द मीजोस्फीयर इज आल्सो द लेयर वेयर मोस्ट मीटियोर्स बर्न्स अप अपॉन एटमॉस्फेरिक एंट्रेंस। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, एक तो इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट्स,
और दूसरा आप देखेंगे तो इसमें मीटियोर्स एंटर करते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में मीटियोर्स पाए जाते हैं, वो अगर वो एंटर करते हैं तो बर्न्स हो जल जाते हैं, अगर वो इस एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो। इट इज़ टू हाई अबव अर्थ टू बी एक्सेसिबल बाय जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट, मतलब यहाँ पर एंड बैलून्स और जेट पावर नहीं पहुँच सकते हैं, और एंड टू लो टू परमिट ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट, और ये बहुत ही कम है स्पेस एयरक्राफ्ट के लिए। द मेसोस्फीयर इज मेनली एक्सेस बाय साउंडिंग रॉकेट एंड रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट। ये बस इससे इस ऊंचाई को सिर्फ हम रॉकेट एयरक्राफ्ट से ही इसको पार कर सकते हैं, बहुत पावरफुल। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, और नेक्स्ट हमारा बाकी रह गया है जो बाकी के 3 कौन से, बायोस्फियर, हमने देखा बायोस्फियर बाकी रह गया, और क्या बाकी रह गया स्टूडेंट्स, बायोस्फियर बाकी रह गया हमारा, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर बाकी रह गया। ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और आप लोग अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा फिर से। थैंक यू स्टूडेंट्स।